स्विच ऑफ करके वीडियो बना दें। चलिए, इसके पहले हमने कहाँ तक पढ़ा था भाई? पुष्प के भाग। ठीक है, तो पुष्प के कितने भाग होते हैं हम जान गए। अब हम एक एक भाग के बारे में पढ़ते चलते हैं भाई। पुष्प के भाग, पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं? तो पुष्प के नर भाग के बारे में हम पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि ये वाला भाग, इसे क्या बोला जाता है? आप कहेंगे कि फिलामेंट या पुष्पासन से एक डंठल के जैसी संरचना निकलती है, जिसके ऊपर एक द्विपालित संरचना पाई जाती है। उस द्विपालित संरचना को हम क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। इसी परागकोश के अंदर पुष्प के नर युग्मक, हम कह सकते हैं पुष्प में नर युग्मक का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो परागकण करता है। तो हम कहेंगे कि परागकोश में परागकण का निर्माण होता है। अब याद रखिएगा कि परागकण कोई नर युग्मक नहीं है, बल्कि वो नर युग्मकोद्भिद है। याद रखिएगा, परागकण नर युग्मक नहीं है। जैसे मनुष्य की बात करें तो शुक्राणु क्या है? एक नर युग्मक है। अंडाणु क्या है? मादा युग्मक है। लेकिन पुष्प में परागकण नर युग्मक नहीं है, नर युग्मकोद्भिद है। वो कैसे है आगे हम पढ़ेंगे। नर युग्मकोद्भिद का मतलब क्या है? नर युग्मक को उद्भिद करने वाला, पैदा करने वाला वो कौन है? परागकण है। ठीक है, तो इसके अंदर परागकण बनता है। ये डंठल की जैसी जो संरचना है, इसे तंतुक बोला जाता है या फिलामेंट बोला जाता है। ठीक है, देखिए अब एक बात आएगी कि आप कहेंगे सर पहला वाला लिखा गया है पुंकेसर। पहला क्या लिखा गया भाई? पुंकेसर लिखा गया है। और इस पूरे फिगर में पुंकेसर कहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो आप देखिए, अगर किसी पुष्प में एक परागकोश, एक फिलामेंट, मतलब एक परागकोश, अगर किसी पुष्प में एक परागकोश पाया जाए और एक क्या पाया जाए भाई? एक परागकोश और एक तंतुक पाया जाए, तो उसे एक वाक्य में क्या बोला जाता है? पुंकेसर बोला जाता है। अगर किसी पुष्प में एक परागकोश और एक क्या पाया जाए? फिलामेंट। एक परागकोश हो, एक फिलामेंट। यहाँ अगर किसी पुष्प में एक परागकोश एक फिलामेंट है, तो इसे एक वाक्य में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बाबू? पुंकेसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पुंकेसर। जैसे जो कभी नहीं मरता उसे क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। क्या कहते हैं? अमर। वैसे ही परागकोश और तंतुक को एक वाक्य में मतलब मिला के, जिस पुष्प में एक परागकोश और एक तंतुक पाया जाता है, ठीक है, तो परागकोश तंतुक दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? पुंकेसर। क्या बोला जाता है? पुंकेसर बोला जाता है। लेकिन अब बहुत सारे, जब किसी पुष्प में बहुत सारे पुंकेसर पाए जाते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे पुमंग बोला जाता है। ये याद रखिएगा। एक अच्छा 12 का पॉइंट है, लेकिन आप याद रखेंगे कि पुंकेसर क्या होता है। तो आप कहेंगे जब किसी पुष्प में एक परागकोश और एक तंतुक पाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। और जब बहुत सारे पुंकेसर, तो बहुत सारे पुंकेसर का मतलब भाई, तो बहुत सारा परागकोश होगा, बहुत सारा क्या होगा? तंतुक होगा, तभी ना बहुत सारा पुंकेसर बनेगा। अरे भाई, एक परागकोश एक तंतुक मिलके क्या बनाते हैं? एक पुंकेसर बनाते हैं। तो बहुत पुंकेसर बनेंगे तो क्या होंगे? बहुत सारे परागकोश होंगे, बहुत सारे तंतुक होंगे। समझ रहे ना? तो कहेंगे कई सारे तंतुक और कई सारे परागकोश मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जायांग का निर्माण, पुमंग का निर्माण करते हैं। ऐसे पुष्प की बात कर, मादा भाग की बात कर लेंगे। मादा भाग कौन कौन सा होता है? अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका। ये हो गया वर्तिकाग्र, वर्तिका, और ये हो गया क्या भाई? अंडाशय। नहीं लिखा हो, ठीक है? ये क्या है भाई? अंडाशय। तो जिस किसी पुष्प में, मादा की बात कर रहे हैं, जिस किसी पुष्प में एक वर्तिकाग्र, एक वर्तिका और एक अंडाशय पाया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है स्त्री केसर। क्या बोला जाता है? स्त्री केसर। और जब किसी पुष्प में बहुत सारे स्त्री केसर पाए जाते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है जायांग। आपसे पूछेगा कि स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं, या जैसे पूछ दिया जायांग के कितने भाग होते हैं, पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, तो पुंकेसर का निर्माण किससे किससे हुआ है? पुंकेसर का निर्माण किससे हुआ भाई? परागकोश से और तंतुक। परागकोश और तंतुक मिलकर किसका निर्माण कर? देखिए, ये परागकोश और ये तंतुक दोनों मिल गए तो क्या बन गया? पुंकेसर। समझ रहे हैं? अगर पूछ दिया जायांग का निर्माण किससे होता, तो आप कहेंगे कई सारे पुंकेसर मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पुमंग का।
कई सारे स्त्री केसर मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जायांग का। अगर पूछ दिया स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं, तो स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। कोई दिक्कत? चलिए अब पुष्प के भाग के बारे में। पुंकेसर आप समझ गए, परागकोश आप समझ गए, परागकण आप समझ गए। परागकण पुष्प में नर युग्मकोद्भिद का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। मतलब पुंकेसर आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। परागकोश समझे गए। परागकोश क्या होता है? एक द्विपालित संरचना होती है। द्विपालित का मतलब समझ रहे हैं? 2 पालियों में। देखिए एक पाली ये, एक पाली ये, एक पाली भाग भाई, एक भाग ये, एक भाग ये, 2 द्विपालित संरचना होती है। ठीक है, इसके बारे में आगे कुछ लिखवाना है? नहीं लिखवाना। चलिए मैं आपको समझा ही देता हूं, विस्तार से समझा देता हूं। ठीक है, देखिए पुंकेसर आ गया। बात करते हैं परागकोश। परागकोश एक क्या होती है? द्विपालित संरचना होती है। द्विपालित का मतलब देखो, समझी लो। एक पाली, 2 पाली, यहां हो गया संयोजी, ये वाला संरचना। ठीक है, ये मैंने आपको बनाया है, पहले भी बताया हुआ है, दोबारा से आप देख रहे हो। परागकोश, ये परागकोश अंदर से जब इसे आप यहां से काट दोगे ना, तो ऐसी संरचना आपको दिखेगी। समझ रहे हैं? इसे अगर यहां से काट देंगे ऐसी संरचना दिखेगी। तो प्रत्येक परागकोश में कितनी पालियां होती हैं? 2 पालियां होती हैं। कितनी पालियां? 2 पाली। देखिए एक पाली ये, तो ये वाली पाली अगर यहां से काटेंगे तो एक पाली ये दिखी, हाँ, और एक पाली दूसरी वाली ये, तो दूसरी ये दिखी, दिख रही है। तो प्रत्येक परागकोश में कितनी पालियां होती हैं? 2 पालियां होती है। पूछेगा परागकोश कहां पाया जाता है, तो आप कहेंगे पुष्पासन से निकलने वाली डंठल जैसी एक संरचना होती है, जिसका सबसे ऊपरा सिरा या सबसे अगला वाला जो सिरा है वो क्या कहलाता है? वो द्विपालित होता है। वही क्या कहलाता है? परागकोश कहलाता है। उसी के अंदर परागकण जो है वो ठसाठस, मतलब बहुत ज्यादा ठूस ठूस के नहीं कहते, हमारे यहाँ भरे रहते। ठीक है, वो बहुत सारे भरे रहते हैं। और जब यही परागकोश फटता है तो वही परागकण क्या होते हैं? स्फुटित होते हैं, मुक्त होते हैं और आगे एक वर्तिकाग्र तक गति करते हैं। वो तो हम आगे पढ़ेंगे कैसे करते हैं। फिलहाल तो देखिए प्रत्येक परागकोश में, ठीक है, कितनी पालियां होती हैं? परागकोश की बात कर रहे हैं तो परागकोश में, परागकोश एक द्विपालित संरचना होती है। एक पाली ये वाली, एक पाली ये वाली, 2 पाली संरचना। क्लियर है? 2 पालियां होती हैं। 2 पालियां, 2 भाग होते हैं। 2 भाग में परागकोश डिवाइड होता है, जिसमें कितने कोष्ठक होते हैं? कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। 4 प्रकोष्ठ, इसे बोला जाता है लघु बीजाणुधानी भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? लघु बीजाणुधानी। अगर इसे और अंदर से जाके देखेंगे तो इसके अंदर पाया जाता है बीजाणुजन ऊतक। ठीक है, ये आगे बहुत, तुम लोग अभी आप लोग छोटे हो, ज़्यादा बेसिक में केवल बेसिक चीज़ें आपको बताना, तो बेसिक समझिए। अभी ये क्या है? प्रत्येक परागकोश एक द्विपालित संरचना होती है, जिसके प्रत्येक पाली में, एक परागकोश में कितने प्रकोष्ठ होते हैं बाबू? कितने होते हैं? 4 होते हैं। और प्रत्येक पाली में कितने प्रकोष्ठ होंगे? 2। समझिए, एक पाली ये, एक पाली ये, तो पूरे परागकोश में पूछा कितने प्रकोष्ठ होते हैं, कितनी लघु बीजाणुधानियां होती है, तो कितनी? 1, 2, 3 और 4, पूरा पूछा है। अगर पूछ दिया कि प्रत्येक पाली में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, कितने लघु बीजाणुधानी होती है, तो कितनी होती है? 2। एक पाली ये, एक पाली ये, तो एक पाली में 2 ठो ये, 2 ठो ये। क्लियर है? परागकोश समझ में आ गया? तो परागकोश एक द्विपालित संरचना होती है, जिसके प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। अगर पूछ दिया संपूर्ण परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानियां, कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, तो कितने? 4। क्लियर है? चले आगे चले भाई। तो परागकण की बात करते हैं। तो परागकण क्या होता है? परागकण एक नर युग्मकोद्भिद का क्या करता है? निर्माण करता है। एक नर युग्मकोद्भिद है, नर युग्मक को उद्भिद करने वाला, पैदा करने वाला। कैसे पैदा करता है वो समझिए। परागकण को कैसे पहचानेंगे? तो परागकण देखिए 25 से 50 माइक्रोमीटर छोटा होता है। आपने कभी क्या किया होगा? आप कभी बाग में गए होंगे, किसी फूल को ऐसे छूते हुए चले जाते हैं, या कभी आपने गुड़हल को ऐसे स्पर्श किया होगा, तो आपने देखा होगा कि कुछ दाने के जैसी संरचना आपके हाथ में लग जाती है। वो क्या है? वो परागकण है। वो क्या है? ये बहुत खतरनाक भी है तो बहुत फायदेमंद भी है। आजकल आगे आप जब कक्षा 12 पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, एक घास आई थी जब हमारे देश में, वो नहीं था, क्या बोलते हैं, गेहूं, बहुत ज़्यादा गेहूं की उत्पादन क्षमता नहीं थी, जब हरित क्रांति नहीं आई थी, तब की बात बता रहा हूँ।
तब दूसरे देशों से गेहूं खरीदा जाता था। उसे जब कोई चीज़ खरीदी जाती है तो उसे बोला जाता है आयात। जब कोई चीज़ खरीदी जाती है उसे क्या बोलते हैं? आयात। जब कोई चीज़ बेची जाती है तो उसे क्या कहते हैं? निर्यात। ये आप जानते हैं, ठीक है। तो जब किसी पहले गेहूं को क्या किया जाता था? खरीदा जाता था। तो जब दूसरे देशों से गेहूं को खरीदा गया तो उनके साथ एक घास आई थी, जिस घास को कहते हैं गाजर घास। क्या कहते हैं? गाजर घास। क्या कहते हैं? गाजर घास। और इसको इंग्लिश में या इसमें जो कारक होता है उसे बोला जाता है पार्थेनियम। क्या बोला जाता है? पार्थेनियम। ये ऐसा कारक है, अगर आप इसे छू लेते हैं तो अगर ये आपके नाक में घुस गया तो अगर ये आपके शरीर में एलर्जी उत्पन्न कर देता है। एलर्जी क्या होती है? ऐसा वातावरण, या कभी कभी हम ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहाँ पे हमारा शरीर रहने के लायक नहीं होता, मतलब वहाँ पे वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, नहीं होता कभी। जैसे उदाहरण के तौर पे समझो, मैं आप किसी रिश्तेदार के घर जाते हो, कितनी मज़ा आती है ना। जहाँ मन करे वहाँ सो जाए, जहाँ मन करे जो मन में खा लेते हैं। अपने घर जैसा डिब्बा मुँह कोने कोने नमकीन रखा, वहाँ जा घुस के खा जाएंगे। हम सब जानते हैं, है कि नहीं? नहीं कहा जाते भाई, अपना घर तो अपना घर होता है। वो नहीं है, बचपन में एक पोयम थी, पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर ना, खेल खाल ले घूम घाम ले नहीं भूलता लेकिन घर। फिलहाल तो अपना घर भाई अपना होता है। लेकिन क्या मैं बताना क्या चाह रहा हूँ? क्या बता रहा था भैया, भूला गया। क्या बता रहा था जी? ना तो पार्थे वो क्या थी, तो वो घास क्या होती थी? एलर्जी की बात मैं कर रहा था। एलर्जी, जब आप ऐसी जगह पे चले जाते हो जहाँ पे आपकी बॉडी वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करती, तो आप देखते हैं आपके शरीर पे चकते पड़ जाते हैं, आपको खुजली टाइप होने लगती है ना, जगह जगह, यहाँ फिर वहाँ, यहाँ झाड़ू दिया वहाँ झाड़ू दिया, ये चालू हो गया भाई साहब, मम्मी इधर मम्मी इधर मम्मी इधर। ये क्या होता है? आप ऐसे वातावरण में चले गए भाई जहाँ पे आपकी शरीर अपने आप को नहीं ढाल पा रही है, और जब नहीं ढाल पाती तो आपको एलर्जी के रूप में, एलर्जी आपको बता देती है कि तुम ऐसी जगह चले आए हो जो तुम्हारे लिए नहीं बनी है, यहाँ से निकल लो सवेरे सवेरे। समझ रहे हैं? तो रिश्तेदार के घर जाए तो एलर्जी निकल जाए, सबसे बेटर कि ये मेरे लायक, ये रिश्तेदारी मेरे लायक नहीं। हालांकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है वैसे वैसे हम रिश्तेदारों से दूर हैं, होते जा रहे कि नहीं होते जा रहे हैं। पहले होता था कि बाबा पत्र लिख के मर गए और उधर से पत्र आता था, ये इधर मान लेते हैं बाबा ने किसी को पत्र लिखा, मान लेते बुआ को लिखा, वहाँ पत्र लिख गया और बिटिया क्या हाल है, जैसा हाल चल गया, और बाबा जय लिखे, उसके अगले दिन चल गए बाबा। अब यहाँ से पत्र पहुँचा कितने दिन के बाद? 15-20 दिन के बाद पहुँचा, तब तक यार 13 खत्म है। समझ रहे हैं ना? पहुँचता था वहाँ पत्र, पहुँचने के बाद वहाँ से बुआ लिखती थी, हाँ पापा इधर सब ठीक है और अपना बताइए क्या हाल चाल है। यहाँ तो पापा ही है ना है, उधर से हाल चाल, जब तक उधर से पत्र आता तब तक 13 गुजर गई, मतलब 1 महीना हो जाता था। आज हमारे रिश्तेदार हमसे कितने, केवल 5 सेकंड 6 सेकंड की दूरी पर लाख खोला लगा दिया, हाँ हुआ नमस्ते। आप तब भी देखिए क्या हाल है, कितने हम अपने से बात करते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है, आज हर आदमी के पास क्या है? स्मार्टफोन है। वहाँ यहाँ कोने में हर आदमी अकेला रहना पसंद कर रहा है, वो अपना सबका चल रहा है, सब अपना देख रहे हैं। कौन फ्री फायर लेके बैठा पड़ा है, कौन पबजी लेके बैठा पड़ा है कि नहीं, कोई यूट्यूब पे चला रहा है, कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई शेयर चैट चला रहा है। तो ये क्या चला रहे हो आप? हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है वैसे वैसे हम अपनों से दूर हो रहे हैं। बगल में बैठी हुई मम्मी से हम बात नहीं कर पाते मोबाइल के चक्कर में। करते हैं? कोई ऐसा है भाई जो अपनी मम्मी से बात करता हो खुल के, और मम्मी बताओ क्या हाल है, तबीयत पानी कैसी? ऐसा कभी हुआ है? नहीं, कतई नहीं हुआ, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई है वहीं बगल में मम्मी के साथ बैठ के मूवी देख रहे, चल रहा है एकदम सब मामला, सारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन वही बगल में मम्मी से बात करने में हम सकते हैं। आज की स्मार्ट जनरेशन देख रहे हैं। अगर मैं आपको कुत्ता पकड़ा दूं, बड़े शौक से लेके जाओगे, गाय पकड़ा दूंगा, वो आई डोंट लाइक इट, मैं गाय लेके जाऊं? बताओ, कुत्ता ज़्यादा जरूरी कि गाय? गाय तो दूध देती, कुत्ता कुत्ता रक्षा करता है भाई, काहे गलत सोच रहे हैं? कुत्ता दुनिया का सबसे ईमानदार है ना, इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है? वफादार। सबसे वफादार जीव कौन सा है? कुत्ता है भाई, गलत ना सोचिए, बी पॉजिटिव। तो परागकण, तो क्या किया गया? जब वो गेहूं हमारे देश में आया तो अपने साथ गाजर घास को लेके आया, और वो एलर्जी का कारक था। अब वो कारक जिसके ऊपर, मतलब जिसमें भी प्रवेश कर जाता था या जो उसको सूंघ भी लेता था ना, उसको दमक बीमारी, समझ रहे, दमा, समझ रहे हो, सांस फूलने लगे, समझ रहे, श्वसन मतलब सांस लेने में तकलीफ, इतना खतरनाक था, और पूरे देश में फैल गया। मतलब वो केवल गेहूं खरीद के आया, पूरे देश में फैल गया। परागकण के बारे में आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, पॉइंट समझिएगा। तो परागकण जो होता है उसके बाहर दो संरचनाओं से ढका हुआ होता है। एक को अंतःचोल बोला जाता है, एक को बाह्य चोल बोला जाता है। अरे भाई ये तो कमरा रहता है, अंदर से ईंट लगा के ऊपर से प्लास्टर। तो जो प्लास्टर है वो किसका बना है? स्पोरोलेनिन का।
जो परागकण होता है इसके बाहर इसमें कितनी संरचना पाई जाती है? दो भित्तियां पाई जाती हैं। अंदर वाली जो अंदर की भित्ति होती है इसे बोलते हैं अंतःचोल। अंतःचोल का मतलब अंदर वाला चोल, अंदर का आवरण अंतःचोल। बाहर वाले को क्या बोला जाता है? बाह्यचोल। जो अंतःचोल होता है वो किसका बना है? जो अंतः वाली जो अंदर की दीवार जो ईंट से बनी है उसे वो परागकण में किसकी बनी हुई है? वो बनती है सेलुलोज की। किसकी बनती है? सेलुलोज और पेक्टिन। सेलुलोज पेक्टिन क्या है? ये प्रोटीन है। ये क्या है? प्रोटीन है। तो परागकण, आप कहेंगे कि परागकण का आकार कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, जो नर युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें दो भित्तियां पाई जाती हैं, दो चोल पाए जाते हैं। अंदर वाले चोल को बोला जाता है आंतरिक चोल, जो सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है, जबकि बाहरी आवरण को क्या बोला जाता है? बाह्य चोल बोला जाता है, जो किसका बना होता है? स्पोरोलेनिन का बना होता है। किसका बना होता है? स्पोरोलेनिन का। ये याद रखिएगा, स्पोरोलेनिन बार बार पूछे जाते हैं। कभी कभार नीट में पूछ देता है कि स्पोरोलेनिन क्या होता है, तो स्पोरोलेनिन का मतलब क्या होता है? स्पोरोलेनिन पूछेगा स्पोरोलेनिन के बारे में कुछ जानते हैं? तो आप कहेंगे जी हम जानते हैं। क्या जानते हैं? स्पोरोलेनिन एक ऐसा प्रोटीन है, एक ऐसा पदार्थ है कि कोई भी पृथ्वी पर ज्ञात कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो स्पोरोलेनिन को क्या कर सके? तोड़ सके। क्या कर सके? तोड़ सके। मतलब ये परागकण को अंदर, इसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक को बोला जाता है कायिक कोशिका, एक को बोला जाता है जनन कोशिका। यही जनन कोशिका आगे चल के किससे मिलती है भैया? आगे मैं बताऊंगा। अंडाणु से मिलती है और क्या करती है? किसी बीज का क्या करती है? निर्माण करती है। और ये कायिक कोशिका, इसमें प्रचुर मात्रा में भोजन भरा रहता है, जो इस जनन कोशिका को विकास करने के लिए कौन देता है? यही कायिक कोशिका। मतलब एक कमरे के अंदर दो भाई बंद है, एक मिले के पास भरमार पैसा, एक भरमार गरीब है। तो जो जनन कोशिका है वो घर बनाने का काम करती है नए जीव की उत्पत्ति के लिए, और उसे भोजन कौन देता है? कायिक कोशिका। याद रखिएगा, परागकण के अंदर दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोशिका को कायिक कोशिका, दूसरी कोशिका को क्या बोलते हैं? जनन कोशिका। यही जनन कोशिका आगे चल के क्या करती है? बीज की उत्पत्ति करती है। और कायिक पूछेगा कायिक कोशिका का क्या काम है? तो कायिक कोशिका पोषण से भरपूर होती है, उसे पोषण, जनन कोशिका को पोषण कौन देता है? कायिक कोशिका देता है। आगे बात करते हैं, स्पोरोलेनिन पे हम थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना किसी को अभी तक? स्पोरोलेनिन पृथ्वी का एक ऐसा पदार्थ है जिसे कोई एंजाइम तोड़ नहीं सकता, जिसकी वजह से जिस प्रकार से बैक्टीरिया क्या करते हैं? जीवाश्म जिस प्रकार से होता है कई सालों तक पड़ा रहता है, वैसे परागकण भी कई सालों तक, लाखों वर्षों तक सुरक्षित रह सकता है। क्यों रह सकता है भाई? जब इसको कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। अरे भाई एक हम ऐसे ड्राम में बंद हो जाए जिस पे तेजाब, जिसके अंदर हमें खाना पीना मिल रहा है, बाहर से बारूद, गोली, मिसाइल, तोप का किसी का असर नहीं होगा, तो मजा ना आएगा अंदर में? अपना टीवी भी लिए, आईपीएल चल रहा है, देख रहे हैं, सो रहे हैं, अपना मजा आ रहा है कि नहीं भाई साहब? ना ठंडी लग रही है ना गर्मी लग रही है, क्योंकि इसके बाहर क्या पड़ा है? स्पोरोलेनिन पड़ा है। ये बाहर से कोई मतलब है नहीं, तुम अंदर रहो। लॉकडाउन लगा है बाहर जाओगे तो इन्हें चाचा मारेंगे, समझे? चीनी लेने जाओगे, सूजी लेके आओगे फिलहाल आगे बात करें तो देखिए अगला पॉइंट, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं, पुष्प के मादा भाग की बात करते हैं। तो पहला भाग क्या होता है? अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय। अंडाशय मैंने आपको बताया था, हम शुरू इसलिए अंडाशय से करते हैं, हम पहले प्राथमिकता उस भाग को देते हैं जिस भाग में किसका निर्माण होता है? युग्मक का निर्माण होता है। तो युग्मक का निर्माण मनुष्यों में कहाँ होता था? वृषण में। और पुष्पों में कहाँ हो रहा है? परागकोश में। नर युग्मक का निर्माण कहाँ हो रहा है? परागकोश में। और मादा में कहाँ हो रहा है? अंडाशय में। तो अंडाशय क्या होता है? आप कहेंगे कि अंडाशय एक चौड़ी संरचना, चौकोर संरचना होती है, ठीक है, जहां पे किसका निर्माण होता है भाई? जहां पे किसका निर्माण होता है? अंड या डिंब का निर्माण होता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं वर्तिकाग्र की। देखिए वर्तिकाग्र परागकण के अवतरण मंच का काम करता है। अवतरण मंच का काम करने का मतलब क्या है कि आपके गांव, आपके स्कूल में जैसे फंक्शन वगैरह होते हैं तो वो आप नहीं पहचानते। ये मैं पहले भी बता चुका, अगर दूसरे स्कूल का लड़का आएगा तो आप क्या करोगे? आप नहीं पहचान जाओगे कि कहाँ पढ़ता है। ये तो हम बहुत पहले पहचान जाते हैं, ये लड़का हमारे स्कूल का नहीं है, पता नहीं सजी कहाँ से आके स्टेज पे चढ़ गया। फिर उसे लेके जाया जाएगा मंच के पीछे, उसको कुछ खिलाया जाएगा समझ रहे नहीं क्या किया जाएगा? आप लोग तो जानते ही हो, है कि नहीं? पानी भरा पड़ा है, ले जाएंगे अपना भाई साहब को पानी वानी पिला खिलाएंगे, फिर कहेंगे अब गाइए आप आप अपने विचार रखिए, है कि नहीं? फिलहाल
तो वर्तिकाग्र क्या करता है, अवतरण मंच। इसकी देखिए एक खासियत होती है वर्तिकाग्र की कि ये उसी के परागकण को एक्सेप्ट करेगा जो उसी की जाति का होगा। मतलब कहने का मतलब है अगर ये गुलाब का परागकण उड़ के कहाँ चला गया, कहाँ चला गया भैया, गेंदा वाले पे चला गया या दूसरे अड़हुल पे चला गया, तो जो अड़हुल का वर्तिकाग्र होगा कहाँ, दरवाजा बंद कर देगा। समझ रहे हैं, क्या बंद कर देगा, दरवाजा बंद कर देगा। वैसे ही वर्तिकाग्र क्या काम करता है, अगर दूसरे जाति का कोई परागकण इसके ऊपर आता है, इस पे एक चिपचिपा पदार्थ रहता है जो इसको क्या करता है, चिपका लेता है, ठीक है, और चिपका लेता है जिसकी वजह से परागकण तो यहाँ पहुंच जाता है, फिर बाद में जाने नहीं देगा, कहाँ दूसरे स्कूल क्यों ना आओ, यहाँ आओ। समझ रहे हैं, ये पहचानता, पहले पहचानने का काम करता है, वर्तिकाग्र पहचान लेता है। अगर ये गुलाब, जैसे ये मान लेते हैं ये किसका फूल है, ये मैं जो फिगर बनाया हूँ ये गुड़हल का है, अगर इस पे गुड़हल का आया तब तो ठीक है, ठीक है, अगर दूसरा फूल का आएगा तो नलिए बंद कर देगा, दरवाजा बंद, शटर बंद, अब चलो भाई साहब अब निकालें कुल मजबूत मजबूत। इतने मोटे मोटे हाथ में पड़ जाने तो कहाँ जाना है बहनी। फिलहाल तो समझिए ये क्या करता है, ये पहचानता है अगर वो उसी जाति का परागकण होता है तो उसे यहाँ चिपका लेता है, और ये परागकण यहाँ से अंकुरित होकर क्या बना लेता है, पराग नली बना लेता है। क्या बना लेता है, पराग नली, और जो अंडाणु से क्या होता है, निषेचित होकर एक बीज का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते भैया वर्तिका की। वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच में एक पतली संरचना जो होती है उसे क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं। इसी वर्तिका से होकर पराग नलिका अंडाशय में क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये हो गया पुष्प का नर भाग, मादा भाग। आगे बात करते हैं परागकण का अंकुरण। परागकण का अंकुरण कैसे होता है, तो मैं अभी बताया हूं कि क्या होता है कि परागकण, परागण समझ लो, यहाँ तो बचा था थोड़ा सा ना, परागण क्या होता है, तो परागकण का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। परागकण कहाँ से उड़ के कहाँ जाता है, तो परागकण का निर्माण कहाँ होता है, परागकोश में, और जाना कहाँ रहता है उसे, वर्तिकाग्र तक। तो परागकण का कहाँ से, परागकोश से कहाँ तक जाना, वर्तिकाग्र तक जाना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, परागण। तो आप कहेंगे कि नर युग्मक का, या आप कहेंगे परागकण का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होना, अपने स्थान को बदल देना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। परागण कितने प्रकार का भाई, दो प्रकार का। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है स्वपरागण, दूसरा होता है पर परागण। मैं समझा रहा हूं आपको, स्वपरागण पर परागण। ठीक है, ये नोट है, चलो देखते। ये मिटा दो, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। देखिएगा अब क्या है भाई, तो स्वपरागण किसे कहते हैं। स्वपरागण क्या होता है, मान लेते हैं कोई, ये हमारा बचपन का गुलाब, गुड़हल आपके बचपन वाला, सबका यही वाला गुड़हल है। अरे यहाँ से निकालते थे 9 और इधर से 6, हो गया हम लोगों वाला गुलाब। बस पत्ती बनाने में तो हम महारथी थे, है कि नहीं। अगर अपनी पत्ती गड़बड़ बन जाती दूसरे की सही, तो थोड़ा मोड़ा बना दो, मेरा वाला पत्ती बनाओ। था भाई, याद है। चलिए बचपन का है भाई, ये बचपन वाला। फिलहाल गलत बना दिया थोड़ा सा। क्यों गलत बना दिया, क्योंकि ये दोनों एक ही पुष्प का, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं भैया, स्वपरागण। जब किसी पुष्प का, अगर किसी पौधे में 2 फूल लगते हैं, स्वपरागण की बात कर रहे हैं, किसी पुष्प में 2 फूल लगते हैं और एक फूल का परागकण उसी पौधे में, सॉरी ये तो ऑटोगैमी, चलो ठीक है देख ही लो, क्योंकि वो तो आप में दिया ही नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए, अब एक तो फूल है, इसका परागकण इसी के कहाँ पहुँच जाए भाई, कहाँ पहुँच जाए, कहाँ पहुँच जाए, कहाँ पहुँचता है। अच्छा, पराग कहाँ फूल पहुँचता था भाई, परागकण कहाँ पहुँचता था, वर्तिकाग्र पे पहुँचता था। कहाँ पहुँचता था, अरे भाई किसी पुष्प का ये परागकण। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये 9 जैसा जो बनाया हूँ, ये एक्चुअल में क्या है, ये क्या है, ये क्या है बताओ,
ये जो धागे जैसी संरचना होती थी वो क्या थी भैया? ये धागे जैसी संरचना ये क्या थी? तंतुक थी। ये क्या था? परागकोश। तो ये क्या है? परागकोश। यहाँ क्या बनेगा? परागकण बनेगा। और ये तंतुक है तो यहाँ से होते हुए कहाँ पहुँचेगा? वर्तिकाग्र पर पहुँचेगा। तो जब किसी पुष्प का, जब जैसे ये कोई फूल खिला है, इसी फूल का परागकण इसी के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए तो इसे क्या कहेंगे? स्वपरागण। अपने आप, स्व का मतलब उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, इसमें भी दो प्रकार होता है, वैसे ही लाइटली समझ लो। एक होता है कि उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प तक जाता है, ये हो गया स्वपरागण। अब दूसरा, वही पुष्प है, अब जरूरी तो है नहीं कोई एक पेड़ है तो उसमें एक का फूल लगेगा, अब दूसरा लग गया तो दूसरे फूल का परागकण इस पे आ गया, इसका इस पे चल गया, है ना। ये भी स्वपरागण के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि इसी, अब भाई इसी पौधे का ना ये परागण, इसी पौधे का ये फूल है। तो जब किसी वृक्ष में या जब किसी पौधे में दो फूल लगते हैं तो एक फूल का परागकण उड़ के दूसरे फूल तक चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, वो भी स्वपरागण का ही है। फिलहाल आगे बात करते हैं पर परागण। पर मतलब दूसरों। पर परागण, जब परागण किसी दूसरे द्वारा करवाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पर मतलब होता है दूसरा। पर मतलब क्या होता है? दूसरा। या जब कोई परागण दूसरा कोई व्यक्ति करवाता है, दूसरा कोई जीव कराता है, वो कितने तरह से होता है मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं। तो पर परागण 3 तरह से होता है। कितने तरह से होता है? जल द्वारा, जीव द्वारा और वायु द्वारा। सबसे ज़्यादा 95% मतलब 95% जो परागण होता है वो जीवों द्वारा करवाया जाता है। परागण किसके द्वारा? कहाँ लिखूं भैया? पूरा ब्लैक बोर्ड का तो पोस्टर बॉटम हो गया। चलिए देखिए, तो 95% जो परागण है वो कौन करवाता है बाबू? जीव करवाते हैं। जीव का मतलब समझना है, जैसे भंवरा, तितली, मधुमक्खी, बर्र, हम आप किस में आते हैं? पक्षी। ये सब पर परागण का मतलब क्या होता है भाई? देखो, अब यहाँ कोई तितली बैठी, ठीक है, उड़ के दूसरे पुष्प के जाके बैठ गई वर्तिकाग्र पर, तो वो क्या है? वो उसके जब वो बैठेगी तो उसके पैरों में, उसके पंखों में क्या लगेगा? परागकण लगेगा। और उड़ के वो जब दूसरे फूल पर जाती है तो वहाँ परागण लग गया, उसका परागकण वहाँ पहुँच जाता है और पर परागण हो गया। दूसरा, मधुमक्खी भी बैठती है, जानते ही हैं। भंवरा आप जानते ही हैं, है कि नहीं? गाना भी आपने सुना, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गए डाट डाट डाट, है कि नहीं? तो आपने पढ़ा हुआ है भाई, ये सारी चीज़ें तो आप जानते हो। फिलहाल तो पर परागण 3 तरह से होता है, जल द्वारा, जीव द्वारा और वायु द्वारा। जल द्वारा समझिए कैसे होता है। ये जलीय पौधों में होता है। वे पौधे जो पूरी तरह से पानी में तैरते हैं तो उनमें माध्यम क्या होता है? परागकण वर्तिकाग्र तक कैसे पहुंचेगा? तो वो जल के माध्यम से भाई परागकण गिरेगा और बह के कहाँ पहुंच के जाएगा? वर्तिकाग्र तक जाएगा। तो वो केवल जलीय पौधों में पाया जाता है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, जीव द्वारा आप समझी गए। वायु द्वारा क्या होता है? आपने देखा होगा, सबने खाया होगा कि यहाँ पेड़ है, यहाँ बबूल का पेड़ है, दूसरा पेड़ कहाँ उग गया? बगल वाले के खेत में। तो वो कैसे? पर वायु के द्वारा परागकण वहाँ से उड़ के कहाँ गया? जमीन पे गिरा और अंकुरित होकर क्या बन गया? एक नए पौधे के रूप में क्या करता है? विकास करता है। तो ये पर परागण हो गया। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को यहाँ तक? चलिए आगे बात करते हैं। परागण का अंकुरण मैं बता ही चुका हूँ। परागकण कहाँ आता है भाई? कहाँ आता है? वर्तिकाग्र पर आता है। और जब वर्तिकाग्र पर वो आ जाता है तो वहाँ पे लसलसा पदार्थ होता है जो उसको चिपका लेता है। ठीक है, एक लसीला पदार्थ होता है जो उसको चिपका लेता है। और बाद में परागकण का अंकुरण पूछेगा। परागकण का अंकुरण कहाँ होता है? तो आप कहेंगे वर्तिकाग्र पर। और अंकुरित होकर वो किसका निर्माण करता है? एक पराग नली का निर्माण करता है, जो कहाँ जाती है? बीजांडकाय में प्रवेश करती है। और वहाँ जाके वो अंड या अंडाणु से मिलकर क्या करती है? एक बीज का निर्माण करती है। कैसे करती है मैं उसका वीडियो भी आगे बता दूंगा आपको। आगे बात करते हैं निषेचन की। तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि दो विपरीत युग्मकों का, दो अलग अलग युग्मक का आपस में क्या हो जाना? मिल जाना, संलयित हो जाना, क्या कहलाता था? निषेचन कहलाता है। और बचा आगे निषेचन। निषेचन समझ गए? अब देखिए, एक चीज होता है निषेचन पश्च घटना, एक होता है निषेचन पूर्व घटना। उदाहरण के तौर पे समझो, जब शादियां की जाती है तो शादी से पहले भी कुछ काम होता है। शादी को निषेचन मान के चलो तो शादी से पहले कुछ काम होते हैं, कुछ शादी के बाद काम होते हैं। जैसे दोंगा कब होगा? शादी के पहले बाद में? बाद में होगा। कब? बाद में। समझ गए? मतलब जो भाई साहब होंगे वो कब आएंगे? संतान कब आएगी? शादी के बाद ना।
भाई दूसरे देशों के कल्चर की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम अपने देश की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम वहाँ तो भैया अलग है शर्त है, पहले लड़का फिर शादी, यहाँ होगा तो पूछे जाएंगे बनने। फिलहाल दूसरा पॉइंट क्या था, जैसे भाई एकदम बेसिकली समझो, निषेचन को क्या मान लीजिए, शादी मान लीजिए। शादी से पहले क्या होता है, देखा जाता है, तिलक होती है, फिर दहेज की बात होती है कि नहीं, उसके बाद जाके फिर क्या होती है, क्या तय होता है, शादी। वैसे जीवों की बात कर लेते हैं, जीवों में भी निषेचन से पहले कुछ घटनाएं होती है, जैसे युग्मक जनन, युग्मक का क्या होना, निर्माण होना, दूल्हा पैदा होना, भाई दूल्हा पैदा होगा तब ना शादी होगी। युग्मक जनन, युग्मक का क्या होना, बनना, युग्मक का निर्माण होना, युग्मक का स्थानांतरित होना। अब युग्मक बारात लेके जा रहा है वो है कि नहीं, युग्मक का स्थानांतरण, युग्मक का एक स्थान से दूसरे। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पश्चात घटना। आप निषेचन को शादी मानो, उससे पहले की जो घटना उसे निषेचन पूर्व, और निषेचन शादी के बाद वाली घटना को क्या कहेंगे, निषेचन पश्चात। तो निषेचन से पहले क्या होता था, तो भाई देखने जाएंगे, फिर तिलक हो गई, शादी बुक, क्लियर। वैसे अब इसकी बात करें, निषेचन से पहले क्या होता है, तो युग्मक जनन, युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक जानते हैं ना, शुक्राणु का निर्माण होगा, पुरुष में शुक्राणु का निर्माण होगा, मादा में किसका निर्माण होगा, अंडाणु का निर्माण होगा, पहली घटना। दूसरा युग्मक स्थानांतरण, आपको मालूम है युग्मक का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है, युग्मक का स्थानांतरण। और आपको यह भी मालूम है कि नर युग्मक क्या होता है, चल होता है, और मादा युग्मक क्या होता है, अचल। तो कौन सा युग्मक स्थानांतरित होता है, कौन सा होगा, नर होगा। कौन होगा, नर। अरे भाई आपको मालूम है कि जब मादा युग्मक चल ही नहीं सकता तो वो कैसे स्थानांतरित होगा, वो अपनी जगह को कैसे बदलेगा, बदल सकता है, नहीं बदल सकता। तो आप कहेंगे कि नर युग्मक क्या होता है, स्थानांतरित होता है। अब निषेचन पश्चात की घटना की बात कर ले। अब शादी हो गई है कि नहीं, अब इसके बाद क्या होगा, दूंगा, मतलब वो शादी के बाद 3-4 महीने के बाद, आजकल तो भाई सदिये में दूंगा कुल चल जाता है, जाओ अब भाई मत करना, मुंह ना दिखाना काला वाला अपना, जाओ, है कि नहीं। क्या होता है, तो निषेचन पश्चात के बाद क्या होता है, युग्मक का स्थानांतरण हो गया, युग्मनज। युग्मनज का मतलब क्या होता है, अब शादी हो गई, निषेचन समझी गए भाई, दो, अब शादी हो रही, शादी को ही निषेचन माना गया था, हम लोगों ने शादी को निषेचन मान के ना समझा था। तो निषेचन क्या होता है, दो विपरीत युग्मकों का आपस में संलयित होना, मिल जाना, क्या कहला गया, निषेचन। शादी हो गई, अब इसके बाद की बात करते हैं, ठीक है। तो निषेचन पश्चात घटना क्या, निषेचन के बाद होने वाली घटनाओं को हम क्या कहते हैं, निषेचन पश्चात घटना, जिसमें पहली घटना आती है युग्मनज। युग्मनज का मतलब क्या होता है, दो विपरीत युग्मकों के मिलने से, या जब दो विपरीत युग्मक मिल जाते हैं तो जो पैदा होता है या जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, युग्मनज। दो विपरीत युग्मकों के मिलने से जो बन जाता है या जिसका निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, युग्मनज, जिसको हम दोंगा समझ लेंगे, ठीक है। इसके बाद भ्रूणोद्भव, उसके बाद की घटना क्या होगी, भ्रूण उद्भव, संतान की उत्पत्ति, ठीक है। तो भ्रूणोद्भव, युग्मनज आगे विकसित होकर किसका निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। तो जब युग्मनज भ्रूण बनता है तो उस परिघटना को क्या बोला जाता है, भ्रूणोद्भव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भ्रूणोद्भव। यह भ्रूण आगे विकसित होकर किसका निर्माण करता है, संतान का निर्माण करता है, पौधों में बीज का निर्माण करता है, जो आगे अंकुरित होकर एक नए पौधे की क्या करता है, उत्पत्ति करता है, ठीक है। ये नोट कीजिए कैसे ये मिलते हैं, कैसे परागकण अंड से मिलता है, इसका मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, इसको नोट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, मेहनत से पढ़ो, शाबाश।